सभी को नमस्कार। अब तक हम विटामिन्स की बात पूरी कर चुके थे। खनिज लवणों के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में थोड़ा पढ़ा था, वर्गीकरण किया था आवश्यकता के आधार पर कि कौन से खनिज तत्व या कौन से लवण हमें अधिक मात्रा में चाहिए और कौन से कम मात्रा में चाहिए। 0.1 ग्राम की दैनिक आवश्यकता थी गुरु पोषक तत्वों की या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 0.01 ग्राम पर डे। देखा भी था कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं। अब आगे बात करते हैं आहार एवं पोषण में खनिज लवणों के कार्यों की, और आगे चलकर बात करेंगे संतुलित भोजन की। आहार एवं पोषण इसमें हम बात करें खनिज लवण की, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। भाई वर्गीकरण लास्ट क्लास में कर चुके थे, इसलिए मैं सीधा उससे आगे मैं बात कर रहा हूं कि जो गुरु पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बात करें इनकी तो हमने कुछ ऐसे जो खनिज लवण देखे थे, ऐसे तत्व देखे थे जैसे फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन। इनके कार्य क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सोर्स तो जैसे फलों में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, अनाज में, मांस में, मछली में खूब मिल जाएंगी। सोर्स इनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना इंपॉर्टेंट इनके कार्य फंक्शंस होते। देखते हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं फास्फोरस। बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस रासायनिक प्रतीक P। इसके कार्य की बात करें कि फास्फोरस कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का निर्माण करने में सहायक है। भाई फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और फॉस्फोलिपिड में लिपिड के साथ क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। तो फॉस्फोलिपिड कोशिका झिल्ली का निर्माण। और देखें, दांतों एवं अस्थियों, दांतों एवं हड्डियों या अस्थियों, बोन्स, दांतों एवं अस्थियों की मजबूती के लिए आवश्यक। फास्फोरस। आगे बात करते हैं फास्फोरस के बाद अगला गुरु पोषक तत्व देखते हैं, सल्फर। सल्फर सल्फर की बात करें तो ये सल्फर कई अमीनो अम्लों या सिस्टीन, नाम ही लिख देते हैं उनके, सिस्टीन एवं मेथियोनिन अमीनो अम्लों का घटक सिस्टीन एवं मेथियोनिन अमीनो अम्लों का घटक कॉमा प्रोटीन निर्माण में सहायक।
भैया अमीनो अम्ल क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये सल्फर भी इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? प्रोटीन निर्माण में सहायक। आहार एवं पोषण की बात की, खनिज लवण की बात की। आगे बात करते हैं। देखो, सल्फर के बाद पोटेशियम, पोटेशियम की बात करें तो हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा भी था। नर्वस सिस्टम में जो नर्व कंडक्शन होता है कि जैसे एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में सूचनाओं का आवागमन होता है, इसमें ये पोटेशियम सहायता करता है। इस पोटेशियम के अलावा सोडियम भी सहायता करता है। और ध्यान देना, सोडियम पोटेशियम पंप कहलाता है कि न्यूरॉन से जो मैसेजेस, न्यूरॉन से जो संदेश या सूचनाएं गति करती हैं, उसमें सहायक कौन है? सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलकर निर्माण करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप का। और ये सोडियम पोटेशियम पंप ही आयनों की गति को नियमित करते, इन आयनों की गति से सूचनाओं का आवागमन होता है। तो लिख सकते हैं कि तंत्रिकाओं में सूचनाओं की गति हेतु सोडियम पोटेशियम पंप का निर्माण ये क्या बात हो गई? फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम की। गुरु पोषक तत्वों में आगे देखते हैं अगला तत्व, पोटेशियम के बाद कैल्शियम। अगला तत्व आ रहा है कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में देखते हैं भाई, एक तो दांतों व अस्थियों का निर्माण, दूसरा देखते हैं कि ये कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में सहायक। बात पहले भी अपन ने की है, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ ना, पहले बात की अपन ने, जब ये न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तब कई बार मैंने बीच बीच में आपको बताया भी है, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक। और अगर हम इसकी बात करें कैल्शियम की, तो ये कैल्शियम मांसपेशियों की गति, मस्कुलर मूवमेंट के लिए भी जरूरी है। मांसपेशियों की गति में सहायक। कैल्शियम की बात कर चुके हैं, आगे बात करते हैं मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम मांसपेशियों की गति में भी सहायता करता है। तो कैल्शियम के जैसा ही काम कर रहा है, लिख सकते हैं मांसपेशियों की गति में सहायक। मैग्नीशियम के बाद
अगला तत्व सोडियम। सोडियम सोडियम की बात करें तो ये सोडियम नमक कम खाने की सलाह कब दी जाती है? जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। हाई बीपी वालों को मना किया जाता है कि नमक मत खाओ। नमक में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। भाई नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना। जब सोडियम की अधिकता होगी तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और कमी हो जाने पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यानी एक तरह से ये रक्तदाब का नियमन कर रहा है। कौन? सोडियम। और दूसरी बात, जस्ट अभी अपन पीछे पढ़ के आए हैं क्या, कि तंत्रिकाओं में जो सूचनाओं की गति के लिए सोडियम पोटेशियम पंप का निर्माण है। यानी सोडियम तंत्रिकीय सूचनाओं के गति में सहायता करता है। तो दो काम हो गए, एक तो सोडियम पोटेशियम पंप बना रहा है और ये सोडियम रक्त दाब के नियमन में, ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में भी सहायक है। दोनों काम लिख लेते हैं क्या, कि रक्त दाब नियमन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, रक्त दाब नियमन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, और इसके साथ ही ये सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप का निर्माण कर। भाई पंप का मतलब ऐसा नहीं कि कोई पंप हो रहा है, यहाँ पर कोई पंप जैसी मशीन है, नहीं। जो हमारी नर्व मेम्ब्रेन होती है, तंत्रिका कोशिका की झिल्ली होती है, इसके आर पार कभी सोडियम आयन तो कभी पोटेशियम आयन, कभी अंदर सोडियम आयन आ जाएंगे तो कभी पोटेशियम आयन बाहर चले जाएंगे। तो कभी ये पोटेशियम आयन वापस अंदर आ जाएंगे तो ये सोडियम आयन वापस बाहर चले जाएंगे। ये क्या कहलाता है? सोडियम पोटेशियम पंप कहलाता है। इन सोडियम और पोटेशियम आयनों की गति से ही तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संचरण होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप का निर्माण कर रहा है, निर्माण कर तंत्रिकाओं में, नर्व्स में, तंत्रिकाओं में सूचनाओं के सूचनाओं की गति को बनाए रखते हैं। आगे देखते हैं। कैल्शियम देखा, मैग्नीशियम देखा, सोडियम भी बात की, और अब लास्ट में बात करते हैं क्लोरीन या क्लोराइड आयन। एक्चुअली क्लोरीन हमें ये क्लोराइड आयन के रूप में प्राप्त होता है। देखें, क्लोरीन की बात करें तो ये शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखता है। लिक्विड बैलेंस बनाए रखता है, द्रव संतुलन बनाए रखेगा। यानी कोशिका में जो जल की गति है, कोशिका के अंदर जल आना, कोशिका से बाहर जाना जल, परासरण की जो क्रिया है ऑस्मोसिस, तो परासरण क्रिया का नियमन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। कौन? ये क्लोराइड आयंस। लिख सकते हैं ब्रैकेट में एक और बात कि ऑस्मो रेगुलेशन परासरण संतुलन या परासरण नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन। तो इस तरह से हमने ये
7 तत्व देखे जिसमें हमने फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, ये 7 गुरु पोषक तत्व। अब यहाँ एक और चीज बता देता हूँ। कई बार आयरन और आयोडीन, इन दो को भी कई जगह पर गुरु पोषक तत्वों के साथ रखा जाता है, लेकिन आयरन और आयोडीन की जो तुलनात्मक मात्रा, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर हमने इनको किस में रखा है? सूक्ष्म पोषक तत्वों में। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में ही हम आयरन और आयोडीन की बात करेंगे। तो गुरु पोषक तत्व हम पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं लघु पोषक तत्वों की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लघु पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले आयरन को ही ले लेते हैं। आयरन, Fe से डिनोट करते हैं। ये आयरन हीमोग्लोबिन एवं मायोग्लोबिन का निर्माण करने में सहायक। हीमोग्लोबिन एवं मायोग्लोबिन के निर्माण में सहायक। देखें, हीमोग्लोबिन आरबीसी रक्त में, जबकि मायोग्लोबिन मांसपेशियों में, मसल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की बात करें कि भाई ब्लड में ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, आरबीसी में पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन में और पेशियों में पाए जाने वाले मायोग्लोबिन, दोनों में आयरन पाया जाता है। यानी ये आयरन इनके निर्माण में सहायता कर रहा है। अगर आयरन की कमी हो गई, सीधा सीधा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती, एनीमिया हो जाता है। मांसपेशियों की गतियां प्रभावित हो जाएगी क्योंकि मायोग्लोबिन कम हो जाएगा। आयरन के बाद आगे बात करते हैं कॉपर। भाई कॉपर इसके साथ लिख रहा हूं क्योंकि इसका काम भी इसका सपोर्टिव है, किसका? आयरन का। कैसे? हीमोग्लोबिन या ऐसे कहूं ब्लड में जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में आयरन के एब्जॉर्प्शन को कौन बढ़ाता है? कॉपर बढ़ाता है। इसलिए कॉपर को जस्ट इसके नीचे ही लिखा, साथ में ही लिखा है। क्या कॉपर का फंक्शन क्या हो जाएगा कि रक्त में आयरन के अवशोषण को बढ़ाकर हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक कर इसे हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए उपलब्ध कराता है। इसे हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए उपलब्ध कराता है। उपलब्ध कराता है। कॉपर, आयरन, कॉपर के बाद अगला सूक्ष्म पोषक तत्व मैंगनीज। मैंगनीज की बात करें तो ये
ये जननांगों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फैक्चुअल चीजें हैं काफी इसमें। देखें, जननांगों के विकास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए भी ये मैंगनीज आवश्यक है। लिख सकते हैं कि जननांगों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तथा स्तन ग्रंथियों मेमरी ग्लैंड्स स्तन ग्रंथियों मेमरी ग्लैंड्स के विकास के लिए आवश्यक। के लिए आवश्यक। लघु पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं। अब तक आयरन, कॉपर, मैंगनीज की बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं जिंक, Zn। जिंक की अगर बात करें तो जिंक हमारे शरीर में, जिंक के फंक्शन की बात करें कि जिंक क्या फंक्शन करेगा, तो जिंक का फंक्शन होता है कि कई जो एंजाइम होते हैं उनके सहायक के रूप में कार्य करता है, कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है, और साथ साथ इंसुलिन की क्रियाविधि या इंसुलिन की जो फंक्शनिंग होती है उसमें भी सहायक है। कार्डियो प्रोटेक्टिव है, यानी हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। लिखते हैं, जिंक की बात करें, लिख सकते हैं कई एंजाइमों के कोफैक्टर बोले तो सहायक के रूप में आवश्यक के रूप में कार्य करता है। कॉमा, और इसकी बात करें, ये हृदय की क्रियाशीलता, फंक्शनिंग, हृदय की क्रियाशीलता एवं इंसुलिन की सक्रियता के लिए आवश्यक। यानी जिंक की अगर बात करें, खुद एंजाइम नहीं है बट कई एंजाइम्स ऐसे होते हैं जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करना या ऐसे एंजाइम्स की क्रियाशीलता को बढ़ाना, प्रमोट करना, इसमें जिंक कोफैक्टर यानी सहायक के रूप में कार्य करता है। ये जिंक कार्डियो प्रोटेक्टिव कहलाता है, यानी हृदय के लिए आवश्यक है। हृदय की क्रियाशीलता को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जिंक आवश्यक है। और जिंक की बात करें हम तो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का सीक्रेशन प्रो इंसुलिन की फॉर्म में होता है निष्क्रिय अवस्था में, तो उसको एक्टिवेट करना, उसको सक्रिय करना, इसमें कौन सहायक है। आगे बात करेंगे, क्रोमियम भी ऐसा ही कार्य करेगा। भाई क्रोमियम का भी यही काम है, जिंक के समान दोनों कार्य आ जाएंगे क्रोमियम में भी, क्या कि हृदय की क्रियाशीलता और इंसुलिन की क्रिया की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। कई बार ऐसे इन खनिज तत्वों के कार्य कई बार सिमिलर भी होते हैं। जैसे हमने बात की, क्रोमियम आगे आएगा, उसमें यही पढ़ाएंगे अपन, ये हृदय की क्रियाशीलता और इंसुलिन की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। तो हमने बात की
आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक की। आगे आता है सेलेनियम। बात करते हैं जिंक के बाद अगला सूक्ष्म पोषक तत्व सेलेनियम। सेलेनियम सेलेनियम देखते हैं। सेलेनियम की बात करें, ये विटामिन ई के निर्माण में तथा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट खूब पढ़ा है हमने, के रूप में उपयोगी। विटामिन ई खुद क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। इस विटामिन ई के सहायक के रूप में या इसके निर्माण में जो सहायता करता है ये सेलेनियम होता है। और ये सेलेनियम विटामिन ई के निर्माण के अलावा खुद भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। सेलेनियम। सेलेनियम के बाद अगला सूक्ष्म मात्रिक तत्व जिसकी आवश्यकता कम होती है, 0.01 ग्राम होती है, अगला आ जाएगा आयोडीन। जैसे ही आयोडीन का नाम सुनते हैं मन में एक चीज आती है, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक हमारे शरीर की ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इस सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर कई हार्मोन्स होते हैं, T3, T4, थायरोकैल्सिटोनिन। T3 और T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन, इनके निर्माण में, यानी आयोडीन थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है। ये आयोडीन क्या कर रहा है? थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, घेंगा हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है, थायराइड ग्रंथि फूलकर सूज जाती है। तो लिख सकते हैं आयोडीन का कार्य, फंक्शन, कि ये थायराइड हार्मोन्स के निर्माण में आवश्यक तथा थायराइड की क्रियाशीलता को बनाए रखता है। आगे बात करें, अगला तत्व कोबाल्ट। विटामिन में पढ़ के आए अपन, कोबाल्ट विटामिन B12 का निर्माण करने में सहायक। और विटामिन B12 का निर्माण होगा तो उससे हम आरबीसी का निर्माण देखते हैं। लिख सकते हैं इसमें कोबाल्ट, ये विटामिन B12 के निर्माण में आवश्यक। और अब अगला आ चुका है क्रोमियम। जिस क्रोमियम की बात अभी थोड़ी देर पहले अपन ने की थी कि क्रोमियम भी जिंक के समान ही कार्य दर्शा रहा है, यानी ये क्रोमियम
हृदय की क्रियाशीलता एवं इंसुलिन की सक्रियता के लिए आवश्यक आगे बात करते हैं। अब तक हम बात कर चुके हैं लघु पोषक तत्वों में आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, कोबाल्ट, क्रोमियम की। आगे बात करते हैं फ्लोरीन की या फ्लोराइड के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। फ्लोराइड की बात करें तो ये दांतों को सड़ने से बचाता है। देखें, अब इसकी बात करते हैं एक बार फ्लोराइड की। बच्चों में अक्सर हम देखते हैं कि उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, केरीज कहते हैं, कीड़ा लगना, दांत सड़ जाते हैं, क्योंकि उनका भोजन ही ऐसा होता है। भाई बच्चे के अगर अपन बात करें दूध वाले दांत, तो बच्चे में हम देखते हैं उसका जो भोजन होता है अक्सर ऐसा होता है। और बच्चे, सबसे बड़ी बात, दांतों की सफाई नहीं करते, तो क्या होता है, भोजन अटका हुआ रह जाता है दांतों के बीच में। अब ऐसे दांतों के बीच फंसे हुए भोजन को क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो ऐसे भोजन को क्या कहते हैं, सड़ाते हैं, जिससे दांत भी क्या होता है, सड़ने लग जाता है। तो ऐसे बच्चों में पर्टिकुलरली, स्पेशली अलग से मेडिकेटेड ऐसे हम पेस्ट की बात करते हैं जो फ्लोरीन से युक्त होता है। फ्लोराइड या फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फ्लोराइड आयन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये फ्लोराइड आयन क्या करते हैं, दांतों के सड़ने को रोकते हैं। हालांकि ब्रश करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम जो पानी पीते हैं, कई बार हम जो पानी पीते हैं उसमें क्या होता है कि कई बार फ्लोराइड आयनों की बहुत अधिकता होती है। जैसे हम बात करें नागौर और अजमेर के बीच में, जो जिसे हम कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं, वहां पर नागौर और अजमेर के बीच में भूगर्भीय जो जल है, वहां पर उसमें फ्लोराइड की बहुत अधिकता है। और जब ऐसे फ्लोराइड की अधिकता होती है तो ऐसे जल को जब लंबे समय तक पीते हैं, सालों तक, तो धीरे धीरे दांत पीले पड़ने लगते हैं, हड्डियां मुड़ने लगती है, बेंड होने लगती है, फ्लोरोसिस कहते हैं। और ये फ्लोरोसिस देख लो, जिसे फ्लोरोसिस होगा उसके दांत सड़ेंगे नहीं, लेकिन पीले हो जाएंगे। बच्चों में भी हम फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट करने की सलाह क्यों देते हैं, ताकि उनमें जो सड़न हो रही है दांतों की, उसको रोका जा सके। और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारे एक अंतिम तत्व हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्वों में मॉलिब्डेनम। लास्ट हो जाएगा मॉलिब्डेनम। बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन मॉलिब्डेनम की फंक्शन की बात करें तो मॉलिब्डेनम के फंक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर बात करें मॉलिब्डेनम की, तो ये भी हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है, जैसे अपन ने कॉपर की बात की। और ये मॉलिब्डेनम भी कुछ एंजाइमों के सहायक के रूप में कार्य करता है। लिख सकते हैं, मॉलिब्डेनम की बात करते हैं कि एंजाइमों का सहायक, कॉमा
आयरन के अवशोषण को बढ़ाकर हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक। हीमोग्लोबिन निर्माण को बढ़ाता है, निर्माण में सहायक लिख देते हैं, चलो सहायक। तो क्या देखा हमने, दो प्रकार के खनिज लवण में तत्व देखे, दो कैटेगरी में, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो ज़्यादा चाहिए, कितने, लगभग 0.1 ग्राम डेली रिक्वायरमेंट होती है सभी की, 7 तत्व देखे। और फिर हमने बात की सूक्ष्म पोषक तत्वों की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, टोटल देखे 10। इनकी आवश्यकता कम होती है, 0.01 ग्राम। आवश्यकता कितनी, ये अपन लास्ट क्लास में लिख चुके थे। इस क्लास में आज हमने इन तत्वों की बात की, कौन कौन से तत्व हैं। गुरु पोषक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये 7 तत्व देखे, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने 10 तत्व देखे, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, फ्लोरीन, और लास्ट में हमने बात की मॉलिब्डेनम की। ये आपके खनिज लवणों की भी बात हुई कंप्लीट। अब खनिज लवणों के बाद कई बार हम अक्सर आजकल टीवी में खूब सुनते हैं, रेशे, फाइबर युक्त भोजन, फाइबर युक्त पौष्टिक बिस्किट, रेशेदार बिस्किट। जैसे खासतौर से पतंजलि के जो बिस्किट वगैरह आते हैं उसमें तो खासतौर से बोलते हैं कि फाइबर युक्त, फाइबर से भरपूर पोषक बिस्किट। मैगी वगैरह के ऐड में भी आता है कि फाइबर से युक्त। क्या है फाइबर्स, काम क्या है, कैसे प्राप्त होते हैं, ध्यान देना। फाइबर्स की अगर हम बात करें, ऐसे नहीं कि कोई और ही अलग पदार्थ है, नहीं। जो जटिल पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं, जैसे सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की, ये सभी क्या है, रेशे या फाइबर के रूप में कार्य करते हैं। रेशे या फाइबर का मेन फंक्शन क्या, देखो, हम जब फाइबर युक्त भोजन खाते हैं जिसमें जैसे सेल्यूलोज ज्यादा है या हेमीसेल्यूलोज, म्यूकोपॉलीसेकेराइड वगैरह ज्यादा है, ऐसे रेशे जब हमारी आहार नाल में जाते हैं, पेट में, इनका काम क्या होता है, फाइबर्स क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जल ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करेंगे, जिससे क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है यानी पचा हुआ भोजन है, उसकी गति बहुत आसानी से होती रहेगी। यानी उसको मूव करने के लिए ये बहुत जरूरी है, फाइबर्स। और जब हम फाइबर्स युक्त भोजन करते हैं तो हमारी पाचन क्रिया सुधरती है। पाचन क्रिया प्रॉपरली होगी तो ऐसे में हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, भले कई बार क्या होता है, अपन ने खा तो लिया लेकिन वो हमारे टारगेट ऑर्गन तक ही नहीं पहुंचा, उसका डाइजेशन ही नहीं हुआ। तो ऐसे में ये फाइबर्स आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करके आपको हेल्दी रखते हैं। जैसे अपन ने विटामिन पढ़ते वक्त भी बात की थी, साबुत अनाज, जब इन पोषक तत्वों की पॉलिशिंग कर देते हैं, चावल का दाना, गेहूं का दाना, तो उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा जो इनके आउटर लेयर जो होती है जिसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसमें कई विटामिन्स पाए जाते हैं, वो हट जाते हैं, तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए मैंने आपको कई जगह लिखवाया साबुत अनाज। तो साबुत अनाज इनका बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर्स का। अंकुरित या जैसे जर्मिनेटेड अनाज की बात करें, भाई चने, या जैसे अपन कहते हैं कुछ जो स्प्राउट्स जिनको कहते हैं, जिनको भिगोकर, रात को भिगोकर सुबह खाते हैं, जैसे मूंग हुआ या चने हुए, काले चने, ये खाते हैं, अच्छे हैं, ये फाइबर्स के भी रिच सोर्स। वो जो चना हम खाते हैं भिगोकर, वो प्रोसेस्ड नहीं होता, वो नेचुरली है एकदम, उसके अंदर फाइबर्स पहुंच जाता है। हाँ, दूसरे विटामिन्स आपके खूब, मिनरल सॉल्ट्स भी खूब हैं उसमें,
बट हम यहाँ पर किसकी बात करें, फाइबर्स की, रेशों की। ये रेशे भी बहुत ज़रूरी होते हैं। लिखते हैं फाइबर्स के बारे में, रेशों के बारे में। तो आगे बात करते हैं हम, अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा रेशे, फाइबर्स। फाइबर्स फाइबर्स की बात करते हैं। लिखते हैं कि ये सामान्यतया पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं। ये सामान्यतया पॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं तथा ये अत्यधिक जल का अवशोषण कर सकते हैं। अत्यधिक जल, अवशोषण की क्षमता दर्शाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण, एब्जॉर्प्शन की क्षमता रखते हैं। अतः जब इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये आहार नाल में भोजन की गति को बनाए रखते हैं। भोजन की गति को बनाए रखते हैं। पाचन क्रिया को नियमित बनाते हैं, रेगुलर बनाते हैं। भाई ऐसे नहीं कि इनकी कमी से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रोग हो जाएगा। हाँ, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकती है अगर इनकी कमी होगी। भाई बहुत माइनर चाहिए होते हैं। कई बार आप जैसे देखना कि जो बिस्किट वगैरह जिनके ऐड आते हैं, उनके बिस्किट के जो कवर होते हैं ना, जिसमें लिखा रहता है फाइबर युक्त, तो कवर पर देखना जो गेहूँ या जो चने की फसल, पूरी उस फसल का वहाँ पर डायग्राम या फोटो दे रखी होती है। यानी ये साबुत अनाज, कहना वो क्या चाहता है कि हमने साबुत अनाज से बनाया, प्रोसेस्ड अनाज से ये बिस्किट नहीं बनाया है, साबुत गेहूं से बनाया है। कई बार जैसे मैदे वगैरह जो होते हैं, मैदा क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है। मैदा हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है बिकॉज उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, उसका डाइजेशन हमारी बॉडी में आसानी से नहीं होता। तो ऐसी चीज़ क्यों खानी जो हमें न तो पचती है, और अगर पच भी गई तो हमें कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी नहीं है, पोषण मान नहीं है उसका। इसलिए मैदा या मैदे से बनी चीज़ें कम खानी चाहिए। जैसे ब्रेड भी देखते हैं ना अपन, आटा ब्रेड आती है या ब्राउन ब्रेड जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी है कंपैरिजन के वो वाइट ब्रेड के। वाइट ब्रेड मैदे से बनती है, जबकि अगर ब्राउन ब्रेड की बात करूं तो ब्राउन ब्रेड में काफ़ी सारे आपको फाइबर्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसका निर्माण किससे हुआ है, साबुत अनाज से हुआ है। प्रोसेस्ड या ऐसे पॉलिश किए हुए अनाज से निर्माण नहीं हुआ है उसका। तो इसके अगर सोर्स की बात करें, ये कहाँ पर मिलते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, रेशे क्या है तो देखते हैं। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज,
ये सभी पॉलीसेकेराइड्स हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड म्यूकोपॉलीसेकेराइड का उदाहरण दूं? भाई पॉलीसेकेराइड के साथ म्यूकस या म्यूसिन मिल गया। भिंडी को काटते हैं, भिंडी को काटते समय देखते हैं चिपचिपापन दिखाई देता है। वो चिपचिपा या जो तरल पदार्थ होता है वो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड ही होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि जैसे बात करते हैं एलोवेरा की, ग्वारपाठा, उसकी पत्तियों को तोड़ते हैं तो उसमें से जो उसका लिक्विड निकलता है, रस निकलता है, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड उसमें काफ़ी होता है। चिपचिपापन और बिल्कुल ऐसे लिक्विड फॉर्म में होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और वो एलोवेरा भी क्या है, ये फाइबर युक्त होता है। एलोवेरा का जूस खूब पीते हैं आजकल। जब से ये योगा वगैरह का प्रचलन बढ़ा है, आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ा है, तो उसके साथ साथ फाइबर युक्त भोजन का भी बहुत प्रचलन बढ़ा है। अच्छी बात है, ऐसे भोजन को अपनाना भी चाहिए। तो हमने ये बात की कि फाइबर्स का काम क्या है, क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में। अपनी खुद का जितना वजन होता है ना, रेशे का छोटा सा फाइबर अपने वजन से 15 गुना ज़्यादा जल को अवशोषित कर लेता है। कौन? रेशे, फाइबर्स। तो अब तक हमने बात की, विटामिन की बात कर चुके थे, खनिज लवणों की बात की, और लास्ट में हमने देखा रेशे, फाइबर्स। अभी कुछ हम बात करते हैं, जैसे प्रोटीन वगैरह की कमी से कई बार रोग हो जाते हैं। अपन ने वहाँ नहीं पढ़े थे, अभी बात कर लेते हैं। तो नोट करके ऐसे अगर हम रोगों की बात करें तो देखें, मैरास्मस, क्वाशियोरकोर, मेनली प्रोटीन की कमी से होते हैं दोनों रोग। तब अगर इनके देखें लक्षण भी लगभग समान दिखते हैं, कुछ बेसिक अंतर होते हैं। तो एक तरफ तो हम बात करते हैं, अच्छा पहले संतुलित भोजन पढ़ लेते हैं, फिर रोग की बात कर लेते हैं। बैलेंस्ड डाइट, संतुलित भोजन, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, संतुलित भोजन। देखते हैं इसमें भाई, अगर मैं संतुलित भोजन की बात करूं, क्या है संतुलित भोजन, क्या है? बहुत आसान सी परिभाषा, नाम ही दिख रहा है, इसका नाम ही इसके बारे में बता रहा है। बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया, बैलेंस होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी, वसा भी, प्रोटीन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वसा ही वसा खाए जा रहे हो, ऐसा नहीं कि केवल प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हो। जिम जाते हो, जब जिम जाते हैं तो जिम का इंस्ट्रक्टर क्या कहता है कि भाई आलू, चावल, घी, तेल, मीठे पदार्थ खाना बंद कर दो, अगर हाँ बॉडी बनाना चाहते हो तो, और प्रोटीन का खूब सेवन करो। अगर अंडे खा सकते हो तो अंडे खाओ, अगर अंडे नहीं खा सकते तो दालें या जो प्रोटीन पाउडर आते हैं दूध के साथ मिक्स करके उसको यूज कर लो। बेसिकली क्या हुआ कि आपकी डाइट अभी जो थी बैलेंस नहीं रही। कभी भी ध्यान देना, भले ही आप जिम जाओ, अच्छी बात है, इंस्ट्रक्टर आपको अच्छा सा बताते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट अगर होगा। देखो जिम वाले में और न्यूट्रिशनिस्ट में यही अंतर होता है। जिम वाला केवल आपकी बॉडी बनाता है, जबकि न्यूट्रिशनिस्ट आपको हेल्दी बनाता है। भाई आपने ठीक है मसल्स का डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन एनर्जी रिच जो न्यूट्रिएंट्स थे, जैसे वसा की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट, इतने कम हो गए कि अब आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं रही। मसल्स तो मजबूत हो गई लेकिन चक्कर आ रहे हैं। यूरिन में देख रहे हैं कि कीटोन बॉडीज आ रही है। ऐसा कब देखते हैं? जब आपने एनर्जी रिच डाइट को कम कर दिया, आपका फोकस टोटली किस पर आ गया कि मैं तो भाई बॉडी बनाऊं, काफी प्रोटीन ले रहे हो। खैर, अब अगर हम इसमें बात करें संतुलित भोजन, सीधी सी बात है, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक पदार्थ उचित मात्रा में उपलब्ध हों, क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। अगर एवरेज बात करें तो लगभग एक एडल्ट पर्सन में, वयस्क मनुष्य में
लगभग 500 ग्राम उसकी डाइट में, डेली डाइट में 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, 60 से 70 ग्राम वसा होनी चाहिए और लगभग 70 से 80 ग्राम प्रोटीन होने चाहिए। बाकी खनिज, लवण, विटामिन, रेशे और जल भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। कितनी मात्रा होनी चाहिए खनिज लवणों की अपन ने बात भी की थी। 0.1 ग्राम गुरु पोषक तत्व, 0.01 ग्राम लघु पोषक तत्व। तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बारे में और आगे बात करते हैं। लिख सकते हैं, ऐसा भोजन जिसमें प्रत्येक पोषक पदार्थ उचित मात्रा एवं अनुपात में व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार, व्यक्ति की आवश्यकतानुसार, व्यक्ति या मनुष्य लिख देते हैं, आवश्यकतानुसार प्रत्येक पोषक तत्व से युक्त हो संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन कहलाता है। आगे बात करते हैं, एक वयस्क मनुष्य के प्रतिदिन के भोजन में लगभग 500 ग्राम, 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, साठ से 70 ग्राम वसा और 70 से 80 ग्राम प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, रेशे, रेशेदार पोषक पदार्थ, पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए।
पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। संतुलित भोजन, अब इनमें अगर जैसे किसी की कमी हो गई, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई ज़्यादा, तो हो सकता है मैरास्मस, क्वाशियोरकोर अलग अलग भाई रोग भी हो सकते हैं, बैलेंस डाइट नहीं होगी, या अगर कोई ज़्यादा हो गया, वसायुक्त भोजन का ज़्यादा सेवन करने मोटापा आ जाएगा, हार्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं हो पाएगा। यानी कई बार हम देखते हैं कि बैलेंस्ड डाइट न होने से कई विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। और जैसे अपन बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हमने देखा था कैल्शियम की कमी से हो जाता है। यानी खनिज लवण भी हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए। विटामिन के रोग हम देख चुके, विटामिन भी चाहिए हमें डेली, जो हमारी डाइट होती है उसमें बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सभी पोषक पदार्थ नियमित मात्रा में, निश्चित मात्रा में होने चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे कि व्यक्ति का भोजन संतुलित है। लगभग इतनी मात्रा होनी चाहिए। अब ये मात्रा कैसे डिसाइड की हमने कि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है। जैसे अगर एक सामान्य मनुष्य की बात करें, नॉर्मल है, ज़्यादा बहुत कोई हैवी काम नहीं कर रहा, ऑफिस वर्क है, जैसे ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क नहीं है, तो ऐसे में बात करें कि नर को लगभग 2800 किलो कैलोरी, 2800 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट डेली रहती है, जबकि मादाओं में लगभग 2300 किलो कैलोरी, 2300 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छा, अब अगर बात करें हैवी वर्क करने वाले की, तो अगर कोई मेल अगर हैवी वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट लगभग 6000 किलो कैलोरी होगी। और यही अगर कोई फीमेल हैवी वर्क कर रही है तो उसकी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी 4500 किलो कैलोरी। यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट देखो चेंज हुई है। और अगर कुछ भी नहीं करे, अगर बैठे भी हो, लेटे हुए हो, तो भी लगभग 1600 किलो कैलोरी आपको चाहिए ही चाहिए होती है। बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस हो रही है, उनके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट तो होगी। तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से? भाई पड़े भी रहोगे ना, लेटे लेटे भी भूख लगती है, ज़्यादा नहीं लगेगी, थोड़ी तो लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपको भूख लगी है। तो जो डेली इनकी अगर हम बात करें कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इनके पोषक पदार्थों की या पोषक तत्वों की कमी हो गई, अधिकता हो गई, उनसे संबंधित रोग जो हैं, इन सब की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।